आखिर सरकार को किस चीज का घमंड है? जब आप बंगाल में विशाल रैलियां बिना मास्क लगाए और सब चंगा चंगा कर रहे थे, सैकड़ों लोगों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जान गंवाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी मां गंगा भी शववाहिनी बन गई थी। मैं आपके माध्यम से यहां यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब सरकार से यह पूछा गया कि हमारे देश में ऑक्सीजन का अभाव क्यों हुआ, तो इनकी सरकार के लोगों ने यह बोलने का काम किया कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन के अभाव से नहीं हुई। यह हमारे देश के करोड़ों लोगों के संघर्ष को इतिहास के पन्नों से खारिज करने का काम करता है और यह अत्यंत ही निंदनीय है। पिछले वर्ष 700 से अधिक किसानों ने ऐतिहासिक संघर्ष करके हमारे संगूर बॉर्डर पर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया, जिसमें 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाने का काम किया। इस सरकार ने जो हमेशा किसी विरोध प्रदर्शन को या किसी विरोध की आवाज को या तो मुकदमों से और या फिर लाठियों से कुचलने का काम करती है, उसको आखिरकार इन किसानों के सामने अपने 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। और इस सरकार ने वापस लेते समय एक बूंद भी पश्चाताप जताने का काम नहीं किया, लेकिन उसके पश्चात वो इसका श्रेय लेने में लगते चले गए। और हम ये देखते हैं, अगर सभा की अनुमति हो तो कार्रवाई 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए, 10 बजे तक 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए। सभा की अनुमति हो? ठीक है, धन्यवाद। 10 बजे तक बढ़ा जी। अधिष्ठाता महोदय, केंद्र मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदने का काम किया और जब उसे दोषी पाया गया तो हमने क्या देखा कि सरकार उसके पक्ष में खड़ी होने कर अपराधियों के पक्ष में खड़ी होकर के उसको बचाने का काम कर रही थी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने भाषण में यह कहा करते थे कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, लेकिन आज स्थिति क्या है? किसानों की आय दोगुना तो दूर, किसानी की लागत में 2 गुना बढ़ोतरी देखने को मिला है। सिंचाई, उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से हमारे किसानों का मेरुदंड पूरी तरह से टूट चुका है। ग्रामीण भारत में जो लाचारी आपके कार्यकाल में फैली हुई है, ना तो उसकी आपको परवाह है और ना ही उसे सुधारने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं। वर्ष प्रतिवर्ष गैस सिलेंडर के दाम 1000 पार हो गए, खाने का तेल 200 रुपया लीटर पार हो गया और दाल के भाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी देखने का काम कर रहे हैं। और वहीं भारी मात्रा में ग्रामीण और पूरे देश में भारी बेरोजगारी देखने को मिल रही है। आप ग्रामीण भारत की जीवन रेखा, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसको भी अप्रभावी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वर्ष प्रतिवर्ष मनरेगा का आवंटन को कम किया जा रहा है और वहीं राज्यों के कोष भी पूरी तरह से कमी का सामना करने का काम करते हैं। और हम हमारे मनरेगा के श्रमिकों के वेतन को समय पर दे नहीं पाते हैं, जिससे मनरेगा की डिमांड में फर्जी कटौती देखने का काम होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ये कहती है कि इनकी सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि कोरोना काल में कोई भी भूखा न रह जाए, लेकिन आपके कार्यकाल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचांक में भारत, जो 2020 में 116 देशों में 94 रैंक पर था, आज 2021 में वो गिर करके 104 रैंक पर पहुंच गया। आप चावल और गेहूं दे करके आप ये नहीं कह सकते कि हमने भुखमरी खत्म कर दी। चावल गेहूं दे करके
आप इसको वोट मांगने के एक स्टंट में जरूर बदल सकते हैं, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे देश में एक सशक्त देश बनाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और पोषित नागरिक भी होना अत्यंत ही जरूरी है। देश की उन्नति में संपूर्ण योगदान देने के लिए हमारे बच्चों को पोषित होना जरूरी है, और आप मात्र चावल और आटा देकर के आप इस हकीकत से यह नहीं कह सकते कि हमने पोषण देने का काम किया है। 21वीं सदी में सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए हमारी महिलाओं और बच्चों को भी समान रूप से पौष्टिक आहार उपलब्ध होना अत्यंत ही जरूरी है। लेकिन आपके कार्यकाल में बच्चों को और महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य में दशकों की पाई हुई उन्नति को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। मैं नौजवानों पे भी कुछ चर्चा करना चाहूंगा। अगर आप इस सरकार की नाकामियों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा धोखा देश के करोड़ों नौजवानों के साथ हुआ है। कितनी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से के साथ देश के नौजवानों ने आपको 2014 और 2019 में वोट देने का काम किया था। जब आपने प्रलोभन दिया कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, तो हमारे नौजवानों ने विश्वास किया। जब आपने प्रलोभन दिया कि शिक्षा व्यवस्थाओं को और सुधार किया जाएगा, तो हमारे नौजवानों ने विश्वास किया। जब आपने प्रलोभन दिया कि हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा, तो हमारे नौजवानों ने विश्वास किया। लेकिन आपकी बातों को मानकर, आपको वोट देकर के इस देश के नौजवानों को आखिर क्या मिला? आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रखी है। आज देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां करोड़ों लोग या तो बेरोजगार हैं और या अपनी योग्यता से कम की नौकरी करने के लिए मजबूर है, और कुछ ऐसे हैं जिनको इतनी ज्यादा जो है असमानताओं का सामना करना पड़ा कि अब उन्होंने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के हिसाब से अब तक आपको 14 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इन नौकरियों का कोई भी हमारे पास ब्यौरा नहीं पहुंचा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में नौजवान इनसे इन 14 करोड़ नौकरियों का हिसाब जरूर लेने का काम करेगा। आपकी इस वैश्विक महामारी से उत्पन्न मंदी का सहारा लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अपने संपूर्ण कार्यकाल में आपने नौजवानों को सरकारी नौकरियों से वंचित करने का काम किया है। जहां एक तरफ सरकारी पीएसयू का निजीकरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों को संविदा पे दे करके नौजवानों को आरक्षण और सम्मानजनक नौकरियों से वंचित करने का काम किया जा रहा है। जो सरकारी नौकरियां आती भी है माननीय अधिष्ठाता महोदय, वह किसी न किसी प्रकार के घोटालों में लिप्त रहती हैं। जैसा कि हमने हाल में ही उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय रेलवे बोर्ड की भर्तियों में देखने का काम किया है, और कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक टीचरों की भर्तियों में भी हम ये स्थिति को देखने का काम कर रहे हैं। आप एक तरफ बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में अप्रत्याशित रूप से छात्राओं ने दाखिला लिया है, लेकिन शायद ग्रामीण भारत की असलियत से आप अभी तक परिचित नहीं हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, जहां मां बाप अपने लड़कों को महंगे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने का काम करते हैं, वहीं लड़कियों को माननीय अधिष्ठाता महोदय बेकार और घटिया सरकारी स्कूलों में उनको दाखिला दिलाने का काम किया जाता है। ग्रामीण भारत में बढ़ती गरीबी और लाचारी ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा देने का काम किया है। आप देश विदेश में डिजिटल इंडिया का बखान करते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी के समय सिर्फ 20% बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा में सार्थक रूप से भाग लेने की क्षमता थी। सिर्फ 20% बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा में सार्थक रूप से भाग लेने की क्षमता थी। भारत में आज भी लगभग 40% घरों में कम से कम एक बच्चे ने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया है, और इसके परिणाम स्वरूप माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज एक बार फिर बच्चों को बाल मजदूरी और बाल विवाह में धकेल देने का कार्य किया जा रहा है। आपने इन 2 सालों में रेस्टोरेंट, सिनेमा घर को खुले रहने का तो काम किया,
और उसके साथ साथ चुनावी रैलियों को भी बड़े पैमाने पे किया, लेकिन बार बार स्कूल बंद करके करोड़ों बच्चों के भविष्य को आपने अंधकार में डालने का काम किया है। आज भारत सरकार ने युवाओं की एक पूरी पीढ़ी के विकास को, एक पूरी पीढ़ी के विकास को संकट में डाल दिया है और कहीं पर भी इस बाधाओं से उभरने के लिए कोई भी नीति या प्रधानमंत्री योजना सामने आने का काम नहीं हो रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां सिर्फ अमीर खुश है और यह स्टॉक मार्केट की प्रतिबद्धताओं में साफ दिखने का काम होता है, लेकिन बहुजन समाज के गरीब, युवा, पिछड़े और अल्पसंख्यक बेबसी, लाचारी और बेरोजगारी में पूरी तरह से घिरे हुए हैं। आखिरी विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय महामहिम ने अपने अभिभाषण में बाबा साहब को याद करते हुए ये कहा था कि वह बाबा साहब के आदर्शों को सरकार का ध्येय वाक्य मानने का काम करते हैं, लेकिन वास्तविकता में बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों का पालन करने में यह सरकार कोसों दूर है। जो सरकार संविधान को, देश के संघीय ढांचे को और देश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हकों को नकार सकती है, वह सरकार किस मुंह से बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले सकती है? जब एक दलित को अपनी बारात में घोड़ी चढ़ने से इसलिए रोका जाता है क्योंकि वो एक अछूत जाति से आने का काम करता है, तब आपकी सामाजिक सद्भावना कहां गई थी? जब आपके समर्थक धर्म सांसद में खुलेआम देश के अल्पसंख्यकों के नरसंहार की बात करते हैं, I'm concluding. देश के Just give me some more time. Please conclude. Yes, sir. I'm finishing. There's 12 hours for this discussion. But जब आपके समर्थकों ने देश में धर्म संसद में खुलेआम देश के अल्पसंख्यकों के नरसंहार की बात की, तब कहां थी आपकी सामाजिक सद्भावना? जब आपकी पार्टी के राज्य सरकारों ने लव जिहाद का कानून लाकर कुछ समुदाय के लोगों का उत्पीड़न किया, तब कहां थी आपकी सामाजिक सद्भावना? जब आपके समर्थकों ने राम के नाम पर दलितों को और मुस्लिमों को लिंचिंग करने का काम किया, तब एकमात्र मॉब लिंचिंग का कानून लाने में आप असमर्थ रहे, तब कहां थी आपकी सामाजिक सद्भावना? आपके नेता आज देश में 80-20 की बात करने का काम करते हैं, नफरत और विभाजन की गंदी राजनीति करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं कि बाबा साहब का नाम लेकर के उनके महान विचारों को अपवित्र न करें। अंत में मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को ये जरूर बोलना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश में चुनाव में जा रही है कि इनको जो है आज पूरी तरह से ये इनको पूरी तरह से घबराहट हो रही है कि ये इस चुनाव को हारने का काम करेंगे। और मैं उसके लिए एक शेर यहाँ पे जरूर पढ़ना चाहूंगा कि नशाए नाज ने बेहाल किया है तुमको, नशाए नाज ने बेहाल किया है तुमको, अपने ही जोर में मदहोश हुए जाते हो। हम कोई आग नहीं, धूप नहीं, आंच नहीं, तो फिर क्यों पसीने में शराबोर हुए जाते हो? अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।